डीपीएसपी आर्टिकल 36 मैंने आपको पहले ही बताया, वहां पर था आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की परिभाषा के रूप बारे में कहा गया था। आर्टिकल 12 की क्या बात करता था? राज्य की परिभाषा के अंदर 13 क्या कहता था? विधि के बारे में बात करता था कि आर्टिकल 13 बताता था कि वो चीजें जो विधि की क्षमता रखती है, ठीक है, वो अगर संविधान से जो संविधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उनसे अगर विपरीत होती है तो वह शून्य मान ली जाएगी। और अब आते हैं अपन आर्टिकल 37 के ऊपर। आप सब क्या बहुत परेशान हो गए क्या? कैसे भाग रहे हो? देखो, पढ़ाने वाला परेशान नहीं हो रहा अभी तक और आप जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। चलिए, अब है आर्टिकल 37 को अपन पढ़ते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार के लिए कानूनी रूप से तो बाध्यकारी नहीं है, किंतु नैतिक रूप से बाध्यकारी है। मतलब यह वाद योग्य नहीं है। मतलब सरकार के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर कैसे सवाल आएंगे वो भी अपन बात करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे चीजें आएगी मैं सवाल भी साथ में बताता रहूंगा और रटने के तरीका है वो भी साथ में बताता रहूंगा। तो भाग के मत जाएं, खड़े रहें साथ में एकदम यूं दम लगाकर। अभी इतना जल्दी नहीं भागे, बहुत सारी चीजें पड़ी है। डीपीएसपी मैं करवा दूंगा 1 घंटे के अंदर और उसके बाद आप जा सकते हैं। और उसके बाद नंद किशोर जी आएंगे। जाना कहाँ है? अभी तो आपको 3-4 घंटे और पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ें, उसके अंदर आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद जाने का मामला है। तो आर्टिकल 37 ये क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि जो डीपीएसपी है वो मूल अधिकारों की तरह वाद योग्य नहीं है। मतलब मूल अधिकारों के अंदर आर्टिकल 32 आपको यह अधिकार देता है कि आप उनमें से किसी एक का उल्लंघन होने पर आप सीधे फुर्र से जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और वहां पर रेमेडीज मांग सकते हो कि हमको ये चीज नहीं मिली, इसके लिए हमारी सहायता करें। तो यहां पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं पर भी नहीं जा सकते, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। और ये 36 है वह है परिभाषा। ठीक है, आपको इतना बढ़िया याद कराऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, इतनी डीपीएसपी पढ़ी होगी कभी याद नहीं होगी, लेकिन आज निश्चित याद हो जाएगी। अभी आधा घंटा मेरे को दे, तसल्ली से सुने, मैं डीपीएसपी पूरी याद करवा के आपको छोड़ूंगा। चलिए, आर्टिकल 38 थोड़ा सा अभी धीरे पेश शुरू हो रहा है। राज्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा। क्या? कल्याणकारी राज्य बनाने का काम करना है। ठीक है, क्या बन रहा है? कल्याणकारी राज्य आपके लिए बन रहा है, जिसके अंदर क्या क्या समानता होगी? जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता होगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उसके अंदर समानता होगी। आधार पर व्यवस्था स्थापित करने का राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 महिला और पुरुष के लिए जीवन यापन के समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन और उत्पादन के साधनों कर समाज में समरूप वितरण। अब ये आर्टिकल 39 क्या कह रहा है? यह बोल रहा है इक्वलिटी के बारे में। समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन और उत्पादन के साधनों पर समरूप वितरण। मतलब इक्वलिटी, समानता की जो परिभाषा है वो यहां पर फिट बैठ रही है। ये क्या कह रहा है 39 से? मैं इनके आपको मेन पॉइंट पकड़ा रहा हूं पहले, उसके बाद मैं आपको सारे एकदम यूं कनेक्ट करके आपके ऊपर छोड़ दूंगा और आपको सारे याद हो जाएंगे। तो अभी जो जो मैं ये पॉइंट बाहर निकाल रहा हूं ना, जैसे यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्या निकाला? परिभाषा। परि को अलग लिखा, भाषा को अलग लिखा, इसका भी कारण है।
अगर ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद लिखा है अलग से, तो इसका भी कारण है, ऐसे ही नहीं लिखा है। ठीक है, ये समझा के अगर आपको पॉइंट की पॉइंट दे रहा हूं, उसके बाद इन की पॉइंट को जोड़ेंगे और वो सब फिर आपके ऊपर फेंक के याद करवा देंगे। 38 के अंदर अपन ने क्या देखा, ये सारी व्यवस्था है कल्याण के लिए, राजनीतिक कल्याण। तो कल्याणकारी राज्य बनाना किसके लिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित करके। फिर आर्टिकल 39 इक्वलिटी के बारे में बात करता है और ये कहता है आर्टिकल 39 से कि निःशुल्क कानूनी सहायता मतलब लीगल एड, लीगल एड आपको देनी पड़ेगी, निःशुल्क लीगल एड। फिर आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन, क्या, ग्राम पंचायत, तो ये इसको विलेज। ठीक है, फिर आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 51 तक अपन पढ़ेंगे ऐसे ही। फिर उनकी जो चीजें सम्मिलित हो रही है, जो की पॉइंट निकाल रहा हूं, बस उन की पॉइंट को अपने को पिरोना भर बाकी रहेगा, उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा। आर्टिकल 41 क्या कहता है, राज्य काम शिक्षा के साथ ही बुढ़ापे बीमारी जैसे अभाव की दशाओं में लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास। तो इसके अंदर अपने को क्या लिखना है, लोक सहायता। तो लोक सहायता में क्या आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आती है, जैसे राज्य काम देने का काम करेगा, मनरेगा चलाएगा, शिक्षा का ध्यान रखेगा, बुढ़ापा और बीमारी आएगी तो आपको चिरंजीवी योजना देगा। ठीक है, लोक सहायता सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेगा। तो ये जो कीवर्ड लिख रहे हैं, विलेज बाहर निकाला है, लोक सहायता बाहर निकाला है, लीगल एड बाहर निकाला है, इक्वलिटी बाहर निकाला है, तो इसकी कहानी बनाएंगे। अभी थोड़ा सा धैर्य से सुने, अगर बाद में आओगे ऐसे ही उड़ते हुए तो समझ में नहीं आएगी, फिर पूरा वापस देखना पड़ जाएगा। आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत व्यवस्था और प्रसूति सहायता। ठीक है, तो अपन ने यहां लिखा प्रसूति सहायता। अब फिर मैं इसका ये सारे बता के इनका महत्व बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, फिर उसको अपन रट लेंगे। फिर है 43, राज्य न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिकों के हित सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। क्या, यहां पर मजदूरी, ये मजदूरी की बात हो रही है, और यहां पर प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये मजदूर तो मजदूरी भागीदारी। ठीक है, आर्टिकल 44 यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड, राज्य समान नागरिकता संहिता को अपनाने का प्रयास करेगा। फिर आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक, 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा 14 वर्ष तक। और अभी अपन ने फंडामेंटल राइट के अंदर क्या पढ़ा था, 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, फंडामेंटल राइट में क्या पढ़ा था, 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यहाँ पर 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास। 45 लिखा क्या इसका कीवर्ड, 45 का कीवर्ड क्या था, 45 का है शिक्षा। आर्टिकल 46 समाज के कमजोर वर्गों। ठीक है, तो यहाँ किसका अपना है, कमजोर वर्ग जैसे SC ST हितों की सुरक्षा का ध्यान रखना। आर्टिकल 47 है लोगों को उच्च स्तरीय पोषण उपलब्ध करवाने तथा लोक स्वास्थ्य का राज्य ज्ञान रखेगा। तो पोषण और देखिए आप हेल्थ एंड वेलनेस जो सेंटर होते हैं उसके अंदर पोषण भी हमेशा साथ में होता है। फिर आर्टिकल
48 है कि कृषि एवं पशुपालन जो है उसकी दिशा में राज्य काम करेगा। फिर 48 का पर्यावरण संरक्षण के बारे में आता है। फिर 49 यह बोलता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो है उनका संरक्षण करता। तो यहाँ पर स्मारक, तो अगर स्मारक है तो राज्य क्या करेगा, स्मारकों का संरक्षण करेगा, पर्यावरण को संरक्षण करेगा, कृषि एवं पशुपालन का दिशा में राज्य काम करेगा। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, तो ये पृथक करना। और 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति, शांति को बढ़ाए रखने का काम करना। अब सब तैयार हो जाओ, अब बढ़िया से रट लेते हैं, उसके बाद अपना नीति निर्देशक तत्व खत्म और अपना लगभग 15-20 मिनट इसको रटने में लग जाएंगे। तो अपना ये जो लेक्चर है डीपीएसपी के साथ अपन खत्म करेंगे। और समय बचा तो मैं मूल कर्तव्य बहुत सिंपल है, जैसे ABCD 19 में याद करा, A से अलमारी, B से बकरी, ऐसे करके मूल कर्तव्य भी आपको याद करवा दूंगा। नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर अपने को एक आदमी पकड़ना है। कौन पकड़ना है? कल्याण। ठीक है, कौन पकड़ना है? कल्याण को पकड़ना है। कल्याण एक आदमी है, ठीक है, ऐसे ही सोचो, आदमी की तरह सोचना है कि कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो कल्याण है कोई आदमी है, कल्याण कोई आदमी है, ठीक है, और उसका परिवार है। तो ये परि है, ये कहां से है? ये यहां से, परिभाषा से। और ये यहां आपको लिख रहा है वाद लिखा हुआ है, तो ये वार जो है ये वाद है, वाद योग्य नहीं। कल्याण का क्या है? एक परिवार है। कल्याण का क्या है? एक परिवार है। तो ये क्या हो गया? परिभाषा 36। ये वाद योग्य नहीं है, ये क्या हो गया? आर्टिकल 37, 36, 37। अब 38 में कल्याण जी खुद आ गए। ये 38 कल्याण का एक परिवार है जो लीगल और इक्वल विलेज में रहता है। लीगल नहीं, इक्वल और लीगल। तो लीगल से अपने को याद रखना, लीगल एड ये होगा 39A के अंदर, और इक्वलिटी मतलब 39, ये अपन ने यहाँ देखा था इससे आगे। यहाँ इक्वलिटी, समान कार्य के लिए समान अवसर। अगर आपको कहे महिला और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो कल्याण जो परिवार कल्याण का इक्वल और लीगल विलेज में रहता है, ठीक है, परिवार कल्याण का इक्वल और लीगल विलेज में रहता है। इतनी बात याद रखनी है। तो आपको सवाल कैसा पूछा जाएगा? सीधा पूछा जाएगा क्या कि ये वाद योग्य नहीं है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण के लिए और न्याय की बात करता है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे किस में लिखा हुआ है? लीगल एड मिलनी चाहिए उनको, फ्री में एड मिलनी चाहिए, वो किसके अंदर लिखा हुआ है? विलेज मतलब पंचायत का निर्माण होना चाहिए, वो किसके अंदर लिखा हुआ है? तो परिवार कल्याण का इक्वल और लीगल विलेज में रहता है। परिवार कल्याण का इक्वल और लीगल विलेज में रहता है। पहले तो इतना याद करते हैं। परिभाषा 36, वार परिवार वाद योग्य नहीं है, ठीक है, 37। फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय ये प्रस्तुत करवाना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोगों का कल्याण करना। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है इक्वल और लीगल विलेज, इक्वलिटी, और इक्वलिटी किसमें? समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला पुरुषों को समान वेतन, और लीगल एड ये बाद में जोड़ा गया है। मोस्ट प्रोमिनेंट सवाल जो पूछा जाता है कि लीगल एड किसके अंदर है, ये बहुत सवाल पूछा जाता है। तो आपको
बहुत ढंग से याद रखना है। और परिवार कल्याण का इक्वल और लीगल विलेज में रहता है। परिवार कल्याण का इक्वल और लीगल विलेज में क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपकी वो बढ़ाएं, क्या कहते हैं उसको, रेजुलेशन बढ़ाएं, क्योंकि मेरा मोबाइल भी चल रहा है। मैं सामने ये जो देखता हूँ यहाँ पर, ये मोबाइल ही देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ाता हुआ दिख रहा हूँ, देखो एकदम साफ दिख रहा है मुझे। तो आप अपना रेजुलेशन बढ़ाएं और कोई इलाज नहीं है। चलिए, परिवार कल्याण का इक्वल और लीगल विलेज में रहता है। चलो, इक्वलिटी, समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन और साधनों का समाज में समान वितरण। इनमें से कोई भी लिखा हो इक्वलिटी के अंदर, डीपीएसपी का अगर पूछी जाए तो इक्वलिटी कहाँ पर आएगी, आर्टिकल 39 के अंदर। और लीगल एड के बारे में पूछा जाए, सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता मिले, तो 39A ये बहुत प्रोमिनेंट सवाल है, क्योंकि ये संविधान संशोधन से बाद में इसको जोड़ा गया। और ग्राम पंचायतों का गठन, ये परिवार कल्याण का लीगल इक्वल और लीगल विलेज में रहता है। तो विलेज आर्टिकल 40 ये अपन ने पढ़ लिया। 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, ये 5 अपन ने बढ़िया से याद कर लिए। चलिए, अब अपन आगे देखते हैं 41 के बाद। 41 में क्या है, लोक सहायता। अब उसका परिवार जो है वो गांव में रहता है। परिवार कल्याण का इक्वल और लीगल विलेज, तो ये हो गया 40, ये हो गया 39, ये हो गया 39A, ये हो गया कल्याण, तो ये 38, ये हो गया 36 और ये हो गया 37। कल्याण का परिवार एक गांव में रह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसको, उसकी बीवी होती है, उसको प्रसूति होती है, तो उसमें लोग सभी सहायता करते हैं, मतलब उसको लोक सहायता मिलती है। जैसे आप देखते हैं कि प्रसूति होने पर जो औरत होती है उसको घी मिलता है, सरकार बहुत सारी सहायताएं करती है, तो उस गांव प्रसूति लिख दिया। लोक सहायता मतलब पब्लिक जो हेल्प होती है, जो सरकार की तरफ से दी जाती है, उसकी बात हो रही है, ठीक है, और कोई हेल्प की बात नहीं हो रही। उसकी पत्नी है, वो मान लो गर्भवती है, तो उसको सहायता लोक सहायता मिल रही है, मतलब जो सरकार की तरफ से हेल्प मिल रही है। साथ ही साथ वो मजदूरी करने जा रहा है, तो मजदूरी करने जा रहा है तो उसको मिनिमम वेज मिल रहा है, और उसको भागीदारी भी मिल रही है। ये भागीदारी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल सीधा आता है। भागीदारी 43 का मतलब ये क्या हुआ, 40 हो गया, ये 41 लोक सहायता पाने का अधिकार, 42 प्रसूति व अन्य स्थितियों के अंदर उनकी हेल्प करना, न्याय, काम की न्याय संगत अवस्था और प्रसूति के अंदर सहायता। फिर है मिनिमम वेजेस, ये है 43। ये देखिए, राज्य न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों के हित की सुरक्षा करेगा, मतलब न्यूनतम मजदूरी का राज्य ध्यान रखेगा। और भागीदारी, ये 43 का संविधान संशोधन से जोड़ा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल आया। तो परिवार कल्याण का इक्वल और लीगल विलेज में रहता है, जिसकी अगर बेटा हो रहा है, मतलब उसकी पत्नी को प्रसूति हो रही है, तो उसको लोक सहायता पाने का अधिकार है, और वो खुद है तो उसको काम मिल रहा है, मतलब मिनिमम वेजेज मिल रहा है, और उसकी उस काम में भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है। अब ये तो हो गया 43 तक, मतलब परिवार है उसका, तो उसकी वाइफ और वो दो तो सलट गए। अब ये प्रसूति हो गई, उसके बाद बेटा हो रहा है, बेटे को क्या चाहिए, बेटे को चाहिए शिक्षा। कैसी शिक्षा चाहिए उसको, यूनिवर्सल, उसको यूनिवर्सल शिक्षा देनी है। यूनिवर्सल का क्या मतलब है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिवर्सल का क्या अपने को याद रखना है, यूनिवर्सल सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी। तो ये हो गया यूसीसी, हो गया 44। और मैं आपको बताऊं, ये 44 और ये 40, ये दो,
आरपीएससी हाथ धो के पीछे पड़ी है इन दोनों आर्टिकल के। और कम से कम मैच द फॉलोइंग में आप जाके देखें 50 बार ये आर्टिकल पूछे होंगे, कम से कम 50 बार पूछे होंगे। और आरएस के एग्जाम में एक साल छोड़कर एक साल, हर साल ये दो आर्टिकल जरूर पूछे जाते हैं। आरएस के खुद के एग्जाम में हर साल एक साल छोड़कर एक साल ये पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल शिक्षा दे दी उसको, लेकिन वो कमजोर हो गया। देखो यहाँ मैंने सब लिखे हैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच लेना। फिर है शिक्षा हो गया। फिर उसका बच्चा है यूनिवर्सल शिक्षा मिल रही है उसको, यहां लिखता हूं यूनिवर्सल शिक्षा मिल रही है, ठीक है। यूनिवर्सल से 44 और ये शिक्षा ये है 45। शिक्षा के अंदर क्या था, शिक्षा के अंदर राज्य बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, ठीक है। लेकिन जो बालकों को शिक्षा मिल रही थी तो बालक को पोषण भी चाहिए, तो बालक क्या हो गया, कमजोर हो गया, ठीक है। तो कमजोर वर्ग के लिए जो प्रावधान है डीपीएसपी के अंदर वो आर्टिकल 46 में देख सकते हैं आप। तो आर्टिकल 46, अब बालक कमजोर है तो उसको अगर पोषण मिले, ठीक है, उसको पोषण मिले और स्वास्थ्य मिले, पोषण और ये देखो लोक स्वास्थ्य, पोषण होगा तो स्वास्थ्य अपने आप हो जाएगा, इसलिए पोषण और स्वास्थ्य। आप देखेंगे जिसे भी पोषण की स्कीमें होती है वो लगभग हेल्थ मिनिस्ट्री चलाती है, पोषण और स्वास्थ्य, ठीक है। बच्चों को पोषण मिले, पोषण किससे मिलेगा, कृषि, पशुपालन, पशु होगा तब, या जो पर्यावरण है, इन सब को मिलाकर ही पोषण मिलता है। तो पोषण हो गया 47 और ये हो गया 48। और ये पर्यावरण जो है यहाँ से मोस्ट प्रोमिनेंट सवाल निकलता है 48A, संविधान संशोधन करके ये डाला गया है। तो अपन वापस देखते हैं, बस यही है अब, और अब कुछ नहीं है। ये तो मतलब आप ये मान लीजिए कि बस हो गया, आप खुद को काम मिल गया मनरेगा में। बच्ची जो बीवी है उसके जो प्रसूति हुई है तो लोक सहायता मिल गई। उसके बाद एक बच्चे हुए तो उनको यूनिवर्सल शिक्षा, और कमजोर हुए तो उनको पोषण दिलाना है, तो कृषि, पशु और पर्यावरण से पोषण मिल जाएगा। अब इतना सब होने के बाद आदमी को चाहिए शांति। तो उनके गांव में ही एक स्मारक है जो पृथक रूप से बाहर कहीं स्मारक है, वहां बैठकर वह शांति का आनंद लेता है, ठीक है। तो ये 48, ये 49, ये 50 और ये 51। और बाद में आएगा 51 का, जिसके अंदर है ए से अलमारी, बी से बकरी ऐसे ही है, सी से चुंबी वैली। और ये चुंबी वैली मैंने ऐसे ही याद किया था। ए से अलमारी मतलब उसके अंदर संविधान, अलमारी के अंदर वो ध्वज वगैरह सब रखे हुए हैं। फिर है बी से बकरी मतलब गांधी जी है, उनकी एक बकरी है, तो जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका सम्मान करना चाहिए। सी से चुंबी वैली है, तो चुंबी वैली कहाँ है, चीन और भारत के बॉर्डर पे है, तो वहाँ पर जो है सामरिक दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करनी है अपने को, तो सी से चुंबी वैली। यही पूछा था सवाल कि तीसरे नंबर पर कौन सा मूल कर्तव्य है, वो भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको एकदम याद हो गया होगा, ठीक है। परिवार है, परि से क्या है, परिभाषा, तो ये कहाँ से आ रहा है, आर्टिकल 36 से। और वार से है वाद, ये आर्टिकल 37, परिवार कल्याण का, ठीक है। कल्याण आर्टिकल 38, मतलब कौन सा कल्याण, न्याय मिलना चाहिए इनको, न्याय और कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और कल्याण, राज्य कल्याणकारी काम करेगा। इक्वल और कैसे, इक्वल और परिवार कल्याण का कैसे गांव में रह रहा है, इक्वल और लीगल, ये कैसे 38 हो गया, ये हो गया 39, और लीगल एड 39A। फिर है विलेज मतलब पंचायत है, ये हो गया 40, परिवार कल्याण का इक्वल और लीगल विलेज में रह रहा है। फिर है
थोड़ा सा अपन इसको, ये यूनिवर्सल शिक्षा, ये काम ही नहीं कर रहा, बताओ। यूसीसी तो आपको आराम से याद रहेगा, 44। शिक्षा हो गया 45, ये हो गया 46, कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान। फिर इसके अंदर है कि विलेज हो गया, विलेज के बाद कैसा है मामला, गांव में आके रहने हो गया। फिर प्रसूति हुई इसके पत्नी की, तो इसको जो पब्लिक, मतलब लोक सहायता, पब्लिक हेल्प, या सरकार जो जैसे गर्भवती स्त्री होती है उसको बहुत सारा खाना, और जो 1000 रुपये आने जाने के, प्रसव अगर हॉस्पिटल में करवाते हो तो उसके एड वगैरह वो सब देती है। मतलब पब्लिक हेल्प, जैसे बुजुर्ग है तो उनको पब्लिक हेल्प देती है, वो सारी बात है प्रसूति की। और उसके बाद मजदूरी, अब वो कल्याण खुद है, उसको मजदूरी मिल रही है, और मजदूरी के साथ भागीदारी भी मिल रही है। तो ये हो गया, क्या हो गया 40, ये हो गया 41, 42, ये 43, और ये भागीदारी 43A। फिर आपका यूनिवर्सल सिविल कोड है वो 44, शिक्षा 45, और कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान 46, पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल करेगा राज्य 47, और उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल करेगा 48 के अंदर कृषि और पशुपालन है, और पर्यावरण 48A के अंदर डाल दिया। अब ये है परिवार कल्याण का इक्वल और लीगल विलेज के अंदर रहता है। और अब उसके बाद उसकी पत्नी, और फिर वो खुद, और फिर बच्चे, ऐसे करके यार परिवार कल्याण का, फिर पत्नी, फिर खुद, और फिर बच्चे। पत्नी क्या, गर्भवती है तो उसको पब्लिक हेल्प मिलेगी, खुद क्या है काम करना चाहता है तो नरेगा के अंदर मजदूरी मिलेगी, और उसको भागीदारी भी मिलेगी जिस फैक्ट्री में काम करता है। फिर बच्चों के आते ही बच्चों की सबसे पहले क्या होती है, यूनिवर्सल शिक्षा होनी चाहिए। फिर वो कमजोर है तो उनको पोषण मिलना चाहिए, और पोषण और स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, तो वह कृषि और पशुपालन और पर्यावरण से जो उगे उसको खाए तो उसको मिल जाएगा पोषण और स्वास्थ्य, ये सब उसकी जरूरतें पूरी हो गई। अब उसको चाहिए शांति, तो शांति चाहिए तो पृथक रूप से स्मारक के पास जाकर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये अपना मामला है वो आज का हो गया पूरा, और काफ़ी चीज़ें अपन ने पढ़ी।